बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अगर आप ईपीएफओ डिपार्टमेंटल एग्जाम सेक्शन सुपरवाइजर या एलडीसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि 22 नवंबर को शेड्यूल है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग सेशन। आ- इसके पिछले सेशन में हम लोग एनपीएस पढ़े थे। आज हम लोग आरटीआई एक्ट पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आरटीआई दोनों को सेक्शन सुपरवाइजर प्लस एलडीसी दोनों के सिलेबस में है, तो ध्यान से रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा क्वेश्चन कवर करेगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो सवाल है कि आरटीआई कब आया, भारत में आरटीआई कब आया। 15 जून, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 जून 2005 आरटीआई भारत में इनेक्ट हुआ। अब आरटीआई क्यों इंपॉर्टेंट था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरटीआई क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या होता है, आरटीआई आने के पहले क्या होता था कि आप सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकते। उन्होंने जो कर दिया सो कर दिया। अगर कोई पूछने का तरीका होता था तो बहुत पेचीदा होता था। कोई सिटीजन डायरेक्ट सरकार से, सरकार के रिकॉर्ड से, सरकार के कंप्यूटराइजेशन रिकॉर्ड से कोई सवाल नहीं पूछ सकते थे। होता था तो प्रोसीजर बहुत लंबा होता था। तो ये एक्ट आने से ट्रांसपेरेंसी आया। क्या आया? ट्रांसपेरेंसी। राइट टू इंफॉर्मेशन क्यों जरूरत था? तो डेमोक्रेसी रिक्वायर्ड इन्फॉर्म सिटीजनशिप। ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज वाइटल टू अस फंक्शनिंग। प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू कंटेंट करप्शन। सबसे बड़ा करप्शन। अगर कोई भी व्यक्ति करप्शन कर रहा है तब उसको डर है कि कोई हमसे सवाल पूछ सकता है, वो भी अधिकार से। तो आपको अधिकार देता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में सब सेक्शन नहीं पढ़ने हैं। आपके एग्जाम में 2 से लेके 11-12 तक ही पढ़ने के लिए आपके सिलेबस में दिया गया, बट हम वो सभी सेक्शन पढ़ाएंगे जो हमको लगता है आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। देखिए, उन्होंने बोला कि 12-13 तक हम पूछेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 12-13 तक पूछेंगे। बट पिछले साल उन्होंने अपील पूछ दिया, अपील 19 में है। अब बताइए हम अपील क्यों ना पढ़ाएं। तो हम सिलेबस के अनुसार नहीं चलेंगे, हम चलेंगे अपने अनुसार। हमको जो जो सेक्शन इंपॉर्टेंट लगेगा वो सेक्शन आपको बता देंगे। आपको पूरा डिटेल अंदर तक जाने का जरूरत नहीं, हमारा काम होता है समराइज करके आपको बता देना कि ये देख लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है कि टोटल 6 चैप्टर है और 31 सेक्शन है। कितना सेक्शन है? 31 सेक्शन। याद रखिएगा 31 सेक्शन। सबसे पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 है। इसी तरह चैप्टर 6 तक है। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 6 टेनियस, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे। अब चलिए सबसे पहले आते हैं सेक्शन 2 में क्या है। एनी मटेरियल ऑफ फॉर्म। देखिए क्या होता है कि चैप्टर 1 में तो सब वही रहता है, डिफिनेशन और टाइटल वो सबको पता होता है। लेकिन जो जो सेक्शन में जरूरत है हम वही छाट के आपके लिए लाए। इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, मेमो, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉगबुक, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल, डेटा मटेरियल held in any electronic form, information relating to any private body which can be accessed by a public authority। ये सब मांग सकते हैं आप आरटीआई एक्ट से। कौन से सेक्शन के मदद से? सेक्शन 2 का एफ, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 का जे, इसमें क्या बोला गया? बोला गया इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड, टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल ऑफ द मटेरियल, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट, फ्लॉपी, टेप्स, वीडियो कैसेट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ और थ्रू प्रिंट आउट। अगर आपसे बोलेगा
कि हम वीडियो कैसेट कौन से सेक्शन में डिमांड कर सकते हैं, तो सेक्शन 2 का जे है। क्लियर है? अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन 2 का एच, एनी अथॉरिटी ऑफ बॉडी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूशन बाय अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय अंडर द लॉ made by parliament, by any other law made by a state legislature, by notification issued by the appropriate government body on control of subsidiary finance by the government, एनजीओ जो भी हो, तब आएगा किसमें, सेक्शन 2 का एच में, पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है? अगर पूछेगा कि पब्लिक अथॉरिटी का डिफिनेशन कहाँ मिलता है, तो सेक्शन 2 एच में मिलता है कि पब्लिक अथॉरिटी आकर बोला किसको जाएगा। ठीक है? अब स्टेक होल्डर जो आरटीआई का है, एक तो आपका ये आरटीआई सिटीजन, ठीक है, ये आपका पीए या पीआईओ, कहीं कहीं पे पीए होंगे या पीआईओ भी होंगे, और ये आपका डबल एस। कमेंट करके बताइए आप लोग, डबल एस क्या होता है आरटीआई में, फटाफट बताइए कमेंट करके, डबल एस क्या होता है आरटीआई में। हम भी देखें कि आप लोग अभी तक क्या पढ़े हैं। स्पिलिट अथॉरिटी, ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सब आगे पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेक्शन 3 का 6 का 1 में है, मेक अ रिक्वेस्ट टू पीआईओ और एपीओ, चूज अ मीडियम ऑफ रिक्वेस्ट 6 ए में आता है, चूज लैंग्वेज ऑफ रिक्वेस्ट 6 का 1 में आता है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो पहले हम आपको यहाँ पे बता दिए। आपको देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, अंदर में इसमें है ही नहीं। अब इसी में क्या पूछेगा, आप रिक्वेस्ट अगर पीआईओ से करेंगे कौन से सेक्शन में, 3 में करेंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता चलना चाहिए। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा सीक हेल्प फॉर राइटिंग रिक्वेस्ट, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 6(1)(b) में। चलिए, द राइट कॉन्फ्रेंट बाय सिटीजन। अब इसमें देखिए एक चीज और है, एक तो ये है सेक्शन अभी 2J बता दिए आपको, इतना कहाँ मिलता है, सेक्शन 2J में, इतना डिपेंड आप मांग सकते। किसी भी इंफॉर्मेशन इफ रिक्वेस्ट ट्रांसफर अगर किया गया तो सेक्शन 6(2) में है। उसके बाद अगर बात करते हैं नो कॉस्टिंग डिटेल 7(3)(10) का 2 में मिलेगा। ठीक है, वेवर ऑफ कॉस्ट ऑफ बीपीएल, बीपीएल एप्लीकेंट को आपको जानते हैं कोई भी पैसा नहीं लगता, 7 का 5 में है। फ्री ऑफ चार्ज फर्निश आफ्टर टाइम, 7 का 6 में, अगर लेट हुआ तो भाई भरेंगे वो। रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट 7 का 8 है। नो डिटेल टू प्रोसीड विथ अपील 7 का 8(2)(3) है। रिव्यू द फी चार्ज टुवर्ड कोर्ट 7 का 3(b)(10)(2)(e). पार्शियल एक्सेस ऑफ रिकॉर्ड विथ रीजन ऑन लिमिट टू एक्सेस 10 का 2 है। डिमांड थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसीड्योर आपका 11 में। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए थर्ड पार्टी से का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, यानी कि आप लोग क्या अभी तक पढ़े हैं। थर्ड पार्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड पार्टी इन आरटीआई। फर्स्ट पार्टी तो समझ में आ रहा है, सेकंड पार्टी भी समझ में आ रहा है, थर्ड पार्टी किसको कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्लेन अगेंस्ट रिफ्यूजल रिजेक्शन रिक्वेस्ट फॉर डिनाइल ऑफ द एक्सेस 18 का 18(1). फर्स्ट अपील 19(1), सेकंड अपील 19(3), फर्स्ट अपील 30 डे, सेकंड अपील 19 डे, इन्फ्लुएंस पेनल्टी अगेंस्ट पीआईओ 21, फोर्स बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन पीआईओ 95, influence disciplinary against action of PIO 22, seek information in a particular form 19A(1), claim compensation 19(8)(b) में आता है। ठीक है, ऑलिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी में, और हम लोग जानेंगे सेक्शन 4A में आएगा मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड, नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री, ये पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिए 4 में सबसे, अगर सेक्शन 4 में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है तो यही, बाकी ये सब कम है, बार पूछा गया। ठीक है, अगला है सेक्शन 4 में ही आपको मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड ड्यू ऑथराइज
ठीक है, ये आ जाएगा कंप्यूटराइज विथ रीजनेबल टाइम टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज 4.1 ए में आ जाएगा, नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री 4.1 में आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4A1 तो आपको याद। अगला है सेक्शन 4, अच्छा 5 में एक याद रखिए, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ये आपको मिलेंगे कहाँ पे, सेक्शन 5। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मिलेगा सेक्शन 6(3) में मिलेगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। देखिए एक्ट एक्ट सेक्शन बहुत है, हम क्या करते हैं, हम समराइज करते हैं। अभी तक जितने एग्जाम, जैसे हम आपको अपने बारे में बताएं तो हम डिपार्टमेंटल एग्जाम जो भी आईबीपीएस कंडक्ट कराती है वो सभी हम पढ़ाते हैं, पिछले 8 सालों से पढ़ाते हैं। चाहे वो एफसीआई का एपीएस एग्जाम हो, पीएफओ का डिपार्टमेंटल हो, या आरबीआई का डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम हो, मोस्टली हमारा डिपार्टमेंटल एग्जाम प्रमोशन में एक्सपीरियंस। और हम लोग ये चीज देखे हैं कि जो लोग, जैसे अभी देखिए, आप जो भी एग्जाम ये दे रहा होगा एसएस का, सब पीछे लगे होंगे, पेपर वन, रिजल्ट उन्हीं का होगा जो पीछे लगेंगे, पेपर टू। आप अपने दिल से पूछिए, कितना भी आप ईपीएफ एक्ट पढ़ के जाइए, क्या 50 से ज्यादा नंबर आएगा आपका? नहीं आएगा। हाँ, कुछ होंगे जो बहुत दिन से लगे होंगे, बहुत समय से लगे होंगे, वो कर लगे। लेकिन जो वो स्टूडेंट जो एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ाई शुरू करते हैं, क्या वो 50 से ज्यादा ला पाएंगे पेपर 1 में? एसएस का बात कर रहा हूँ। अगर पेपर 2 में मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये सब में आप ला सकते, इजीली 70 नंबर आ जाएगा। और एक्ट में भी क्या दिया है, एक्ट में भी आपको मिलेगा, आरटीआई एक्ट में एनपीएस नंबर आ सकता। तो हम सभी स्टूडेंट को बोलते हैं कि 100 नंबर पे सिलेक्शन उस बार हुआ था। आप आराम से 100 प्लस नंबर तभी स्कोर कर सकते हैं जब आपका पेपर 2 मजबूत हो। इसलिए हम जो कोर्स लेके आए थे उसमें पेपर 2 पे सबसे ज्यादा फोकस किए। पेपर 1 आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं, आप पेपर 2 पे आए ना, पेपर 2 आसान है आपका। मैथ में सिंप्लीफिकेशन पूछ रहा है, मैथ में सीआईएसआई पूछ रहा है, बहुत ही आसान है। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, आप जितना, अभी भी समय है ना, हम अभी कह रहे हैं, अभी भी आपके पास समय है, उतना समय में आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेटजी सही होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए सेक्शन 4A, अगर पूछेगा कि मीन्स ऑफ, उसका क्या होता है, तो नोटिस बोर्ड हो, न्यूज़पेपर हो, पब्लिक अनाउंसमेंट हो, मीडिया ब्रॉडकास्ट हो, इंटरनेट हो, एनी अदर मीन्स इंक्लूडिंग ऑफिस ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी आएगा। अगर ऑब्लिगेशन अगेंस्ट ऑब्लिगेशन ऑफ असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिसको एपीआईओ बोलते हैं हम लोग, तो वो आएगा सेक्शन 5(2) से आएगा। इसमें आपको रिसीव एप्लीकेशन और अपील 5(2) में है, फॉरवर्डिंग द सेम पीआईओ को या अपीलेट अथॉरिटी, इसी को एएएस बोलते हैं। ठीक है, ये 5(2) में है। टाइम लिमिट फॉर फॉरवर्डिंग 5 डे, रिसीव फी अलोंग विथ एप्लीकेशन 6A में आपको बताया गया है। उसके बाद अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे कि सेक्शन सुपरवाइजर का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार, आपके लिए कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है, मैं आपको 1299 में 1299 में पूरा क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जा रहा है। पेपर 2 पे ज्यादा फोकस है, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिल। अगर ये क्लास क्यों लेंगे आप, आपसे सवाल पूछा जाए क्यों लेंगे, क्लास इसलिए लेंगे कि इसमें आपको सारा वो इंफॉर्मेशन और समराइज तरीके से मिल जाएगा जो आपको पढ़ना है। और इतना पढ़ के मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो क्या 100 प्लस नंबर आसानी से ला सकते हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तो ले लिए अब सोचे अब हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अगर जिनको है पढ़ा हुआ, थ्योरी पढ़ा हुआ, एमसीक्यू चाहिए, एमसीक्यू, कोई एलडीसी का तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी में वही सब कुछ दे दिए हैं। पेपर 2 ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा कंटेंट पेपर 2 का डाले हैं। और अगर जिसको चाहिए तो 1199 में ये ले सकते। इसमें मॉक टेस्ट इंक्लूड है, सिर्फ मॉक टेस्ट लेना है तो मॉक टेस्ट अलग से ले सकते। अभी बहुत लोग जब ये लिए ना, तो बहुत लोग मैसेज किए कि सर लेट हो गया, पहले ले लेना था। हम तो जून से पढ़ा रहे हैं, अक्टूबर में बैच खत्म हुआ था। जो जब से फॉर्म आया तब से लोग लगे हुए, जो संख्या कम है। अभी भी आप चाहते हैं क्रैक करना तो कर सकते।
ठीक है, कहाँ से आप लेंगे? बैंकिंग ब्लॉक डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले से, वहां पे आपको स्टोर मिलेगा, स्टोर में आप जाके ले, कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे व्हाट्सएप, आपको हेल्प तुरंत मिल जाएगा। आगे बढ़ता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर 5 में आता है, shall deal with request and render reasonable assistance to the person seeking information 5(3) में, receive applicant in the information with fee 6(1)(a) में है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक, इसमें एक चीज और आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। द ऑफिसर हुज असिस्टेंट इज साउट टू डीम टू द पीआईओ इन रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वेयर असिस्टेंट इज साउट, ये पूछा है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है सेक्शन 6 में क्या क्या जरूरी है। एक तो है सेल वेरीफाई द एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग इन राइटिंग, इन इंग्लिश, हिंदी और ऑफिशियल लैंग्वेज उस एरिया के हिसाब से, स्पेसिफाई द पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन साउट से, और अगर बीपीएल सर्टिफिकेट लगाएंगे तो फिगर टेंशन हो। हाँ, अब सेक्शन 7 में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही आएगा। सेक्शन 7 में विथ द 30 डे इन जनरल केस आपको मिल जाएगा, 7(1) में है, विद इन 48 आवर्स वेयर द इंफॉर्मेशन साउट कंसर्न ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पर्सन, अगर किसी सूचना से मृत्यु जीवन का संबंध हो गया तो आपको 48 घंटे में ही मिल जाए। Send information to the applicant about the fee to be paid or furnished to information 7(3) में है, the period in between the dispatch of the information of payment of fee shall be 7(3) में है। ठीक है, अब एक चीज और है, इफ द पीआईओ फेल टू फर्निश द इंफॉर्मेशन विथ स्पेसिफिक टाइम टू द सेल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज, अगर पीआईओ उस टाइम लिमिट तक नहीं इंफॉर्मेशन दिया तो वो फ्री ऑफ चार्ज हो जाएगा, भरना उसको पड़ेगा, आपको नहीं। क्या, इफ पीआईओ रिजेक्ट कर देता है, इफ पीआईओ रिजेक्ट द रिक्वेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रीजन मस्ट बी सेटेड रेफरिंग रिविलेंस सेक्शन, तो 7(8)(a) में आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, इफ द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट अगर थर्ड पार्टी के लिए है तो पीआईओ शैल गिव द रिटन नोटिस टू द थर्ड पार्टी विद इन 5 डे, कितना टाइम मिलता है, 5 डे का नोटिस मिलता है थर्ड पार्टी को, तो पूछा हुआ क्वेश्चन। द थर्ड पार्टी मस्ट बी गिवन अ चांस टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन विद इन 10 डेज, भी क्वेश्चन आया हुआ है, कितना मिलता है थर्ड पार्टी को, 10 डे रिप्रेजेंट होने। उसके बाद सेक्शन 8 में आएंगे, तो सेक्शन 8 में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सबसे ज्यादा है तो इसमें इंपॉर्टेंट होगा वो आता है पावर के बारे में। अब जो भी इसमें आएगा कैबिनेट मैटर सब 8 में आता है, अभी जो इंपॉर्टेंट है हम उस पे आते हैं। हाँ देखिए, अब कुछ दिया गया है कि भाई कुछ संस्था है जिसको छूट है, उससे आप नहीं आरटीआई मांगेंगे, जवाब नहीं देंगे, उनको छूट मिला, कौन से सेक्शन, आइए वो देखते हैं। एग्जाम्पशन किसको मिला हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट सेक्शन 9 में आता है, इंफॉर्मेशन विच इन्वॉल्व द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट्स पर्सन अदर देन द स्टेट में, सेक्शन 9 में है। ठीक है, सेक्शन 10 भी है, उसमें आता है प्रोवाइडिंग पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विच डज नॉट कम अंडर द एग्जाम्पशन, वो आ जाएगा सेक्शन 10 में। ठीक है, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी नहीं आएगा, इट स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच स्टेट्स, ये सब नहीं आएगा। इतना है, इतना से आप नहीं जवाब तलब कर सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी का बात आ जाए, क्लियर है, चाहे वो ऑल डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच हो इसके अंडर में हो, ऑल सिक्योरिटी यूनिट हो डिस्ट्रिक्ट पीएसपी के अंदर हो, एपीएसपी हो आंध्र प्रदेश स्पेशल पुलिस, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स हो, ये सब से आप सवाल जवाब सेक्शन 24 में आता है, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए, अब आते हैं फी आता है, तो विलेज लेवल पे कोई फी नहीं है, मंडल लेवल पे 5 है, अदर देन 5 से ऊपर 10 है एवरेज। क्या, याद रखिए, अगर अगर आप कोई भी प्रिंटेड और टेक्स्ट फॉर्म लेते हैं तो 2 पर पेज का लगेगा। ठीक है, अगर पब्लिकेशन प्रिंटेड टेक्स्ट में प्लान फ्लॉपी सीडी सैंपल मॉडल कुछ भी लेते हैं तो वो सेम जो भी प्राइस होगा वो लगेगा। ठीक है, अब इसका डीवीडी सीडी का दिया हुआ है कि इन फ्लॉपी में 50 रुपया, सीडी में 100, डीवीडी में 200। ठीक है, ये सारा चार्ज है, हालांकि ये सब पूछा नहीं है, जान लीजिए। अगला है
इसमें आएगा एक, हाँ, ये पूछा है कि कौन-कौन से तरीके से आप आरटीआई के लिए फी फाइल कर सकते हैं। एक तो है काउंटर फी, स्टैंप लगा सकते हैं, कैश दे सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, ठीक है। और जो भी बीपीएल है उनको कोई फी नहीं लगता। व्हाइट कार्ड होल्डर आर ट्रीटेड एज बीपीएल, ठीक है। व्हाइट कार्ड जो भी होल्डर है वो ट्रीटेड है बीपीएल पीपुल के हिसाब से, कोई भी फी नहीं लगती, ठीक है। चलिए, अब और एक इम्पोर्टेंट क्या है, अपील है, सेक्शन 19। हालांकि आप ये आप में नहीं दिया गया कि 19 तक आपको पढ़ना, 11 तक ही पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ तक बता देते हैं कि हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट अपील 30 डेज, सेकंड अपील 90 डेज। ये दो याद रखिए बस। ये बार बार पूछता, हर एग्जाम में जहां भी आरटीए सिलेबस है वहां पे अपील से क्वेश्चन रहेगा रहेगा रहेगा, ठीक है। ये चीज याद रखिए। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और अभी आरटीआई खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग को इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। हम तो आपके सिलेबस के हिसाब से ज्यादा ही पढ़ा दिए हैं, लेकिन इतना भी आप कर लेंगे तो आरटीआई से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो ऐप पे पेड वाले स्टूडेंट हैं उनको आ ही गया होगा, और नहीं भी क्या होगा तो चला जाएगा। और याद रखिएगा, अगर आप एसएस का या एलडीसी का तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लान अभी भी स्टोर में उपलब्ध है। आप जाके खरीद सकते हैं और अपना एग्जाम को और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। समय कम है तो जितना जल्दी कर सकते हो उतना अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर जिससे कि आपको लाइव को नोटिफिकेशन। थैंक यू।